आज है 9 मई 2024 दिन गुरुवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेपी नड्डा और अमित मालवीय को पुलिस ने जारी किया समन। SC/ST के खिलाफ बीजेपी पोस्ट पर एक्शन। बता दें कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी पोस्ट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अमित मालवीय को समन जारी किया है। उन्हें बेंगलुरु के हाई ग्राउंड PM के समक्ष 7 दिनों के भीतर हाजिर होने के लिए कहा है। बता दें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भाजपा पर मुस्लिम और SC/ST समुदाय के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो लश्कर का आतंकी एयरफोर्स के काफिले पर हमला करने वालों की तस्वीरें आई सामने। बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुंछ में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शामिल लश्कर आतंकवादियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। इन तीनों आतंकियों ने सूरनकोट में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। वे हाल के दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए दूसरे हमलों में भी शामिल हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है। कविता को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की ED और CBI केस में जमानत याचिका। जी हां, बता दें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ED और CBI दोनों ही मामलों में जमानत याचिका खारिज की है। दोनों जांच एजेंसियों ने जमानत अर्जी का ये कहते हुए विरोध किया कि के कविता इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो गवाह को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर जांच को भी प्रभावित कर सकती हैं। कोरोना की सभी वेरिएंट का एक ही टीके से होगा बचाव, वैज्ञानिकों ने खोजी है अनोखी तकनीकी। बता दें देश में इन दिनों कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लोगों में डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। जहां कोरोना वायरस को हराने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अपना रूप बदलने वाले इस वायरस से बचाव केवल वैक्सीन से ही संभव हो सकता है, जिसको लेकर अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई ऑल-इन-वन वैक्सीन खोजी है जो ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा, गामा, एक्स समेत कोरोना के सभी रूपों से बचा सकती है। जौनपुर में धनंजय सिंह ने कटवाया पत्नी श्रीकला का टिकट। बसपा से अब श्याम सिंह यादव लड़ेंगे। बता दें यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह का टिकट वापस करा दिया। बसपा ने उनकी जगह पार्टी से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर एक बार फिर दांव लगाया है। सांसद श्याम सिंह यादव ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने रात 1 बजे उन्हें फोन कर दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बहन जी ने मुझे एक बार अपने आशीर्वाद से नवाजा है। बहन जी ने कहा, अपने पेपर तैयार कर लो, मैं आज कहीं बाहर निकलने वाला था, लेकिन संयोग की बात यह है कि रात में ही उनका फोन आ गया। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से दिया इस्तीफा। नस्ल भेदी बयान पर मचे बवाल के बाद छोड़ा अध्यक्ष पद। बता दें कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने भी इसकी पुष्टि की है। पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने बताया कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की उस टिप्पणी को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। SSC मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आई ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। सत्य की जीत हुई और मन को शांति मिली। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने SSC भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सच्चाई की जीत बताया है। ममता बनर्जी ने कहा, फैसला सुनकर मन संतुष्ट हो गया, मन को शांति मिली। मैंने कहा सत्य की जीत होगी, ये लोग नहीं बल्कि राक्षस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य कर दिया गया था। बंगाल में इंडिया गठबंधन टूटने से भाजपा को नुकसान, भगवा खेमे की चिंता बढ़ी। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है तो वह है पश्चिम बंगाल। यहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। बीते 2019 के चुनाव में यहां की 18 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि इस बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 25 तक ले जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर गणित इतना स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राज्य की कई सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। वह इंडिया गठबंधन से अलग हो गई थी। कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन तीसरे मोर्चे के रूप में कई सीटों पर अच्छी टक्कर दे रहा है। ऐसे में तृणमूल विरोधी वोटों के बंटने की संभावना से इनकार किया जा सकता है।
देश में आपातकाल लगाना चाहिए, केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज, लगाया 1 लाख का जुर्माना। बता दें, आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देने वाली याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या हमें देश में आपातकाल या मार्शल लॉ लगाना चाहिए। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता श्रीकांत प्रसाद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। बता दें, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, वह ना तो मीडिया को अपने विचार प्रसारित करने का निर्देश देकर सेंसरशिप लगा सकती है और न ही राजनीतिक विरोधियों को केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले बयान देने से रोक सकती है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बराबर जिम्मेदार, पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। बता दें, भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्ला की पीठ ने कहा कि सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं अगर वे किसी भ्रामक उत्पादन या सेवा का समर्थन करते हैं। विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसियां या एंडोर्सर झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। राफा पर लंबित हमले के बीच हमास ने युद्ध विराम की शर्तें की स्वीकार। बता दें, हमास ने सोमवार को ऐलान किया कि उसने राफा पर इजरायली बलों के लंबित हमले के बीच गाजा में युद्ध विराम की शर्तें स्वीकार कर ली है, लेकिन ब्यौरा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। संदेह के बीच इसके अधिकारी इजराइल की प्रतिक्रिया का भी इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि उसने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। इसमें कहा गया कि इसके नेता इस्माइल हनिये ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया मंत्री अब्बास कामिल के साथ एक टेलीविजन कॉल की और उन्हें युद्ध विराम समझौते के संबंध में हमास द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूरी देने की जानकारी दी है। मतदाताओं ने गलती की तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा दिया जाएगा। शाह ने खीरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के एक बयान का जिक्र किया और कहा, राम गोपाल यादव राम मंदिर को बेकार बताते हैं। मेरी ये बात याद रखना, जरा भी गलती की तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर के मुद्दे को 70 साल से लटकाकर धोखा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया, नरेंद्र मोदी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 5 ही साल में केस भी नोट की तरह यूज होगा ई-रुपया। आरबीआई ऑफलाइन लेन देन की कर रहा तैयारी। बता दें, आने वाले समय में आप डिजिटल करेंसी को नोट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लेन देन को स्थायी रूप से हटाकर ई-रुपये यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के जरिए लेन देन को ऐसा बनाया जा सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इससे यह कागजी मुद्रा के समकक्ष हो सकती है। उन्होंने कहा कि सीबीडीसी को ऑफलाइन ढंग से भी हस्तांतरण के लायक बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकदी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इससे काम करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि बिना इंटरनेट के भी डिजिटल रुपए का लेन देन कैश की तरह हो सकेगा। मैं नहीं तो कौन, खान या कपूर बौखलाई कंगना रनौत, एक्ट्रेस के बिगड़े बोलने मचाया ऐसा हंगामा। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब से राजनीति में एंट्री की है वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वह अपनी किसी न किसी बात को लेकर आजकल सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में एक जनसभा करते हुए उन्होंने अपनी तुलना बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ की थी और अब उन्होंने बी टाउन के खान और कपूर परिवार पर निशाना साधा। इन दिनों कंगना रनौत कैमरे की चकाचौंध से दूर भीषण गर्मी में चुनावी रैलियां कर रही हैं। अपनी पिछली रैली में उन्होंने खुद को मिलने वाले प्यार और सम्मान की तुलना बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से की थी। हालांकि कई लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब कंगना रनौत ने उन पर उंगली उठाने वाले लोगों पर पलटवार किया और उनसे पूछा कि अगर वो नहीं तो कौन, खान या फिर कपूर। कंगना रनौत ने एक न्यूज रिपोर्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने स्पष्ट रूप से भारत और उसके विभिन्न राज्यों का उल्लेख किया जहां मुझे अपनी कला के साथ साथ एक राष्ट्रवादी के रूप में मेरी अखंडता के लिए जबरदस्त प्यार और स्वागत मिलता है। कंगना रनौत ने आगे लिखा कि न सिर्फ मेरी एक्टिंग को बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे काम की भी तारीफ की जाती है। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे मेरा एक सवाल है कि बिग बी के बाद अगर मुझे नहीं तो भारत में हिंदी फिल्मों को सबसे ज्यादा
प्यार सम्मान किसे मिलता है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा था कि सारा देश हैरान है कि मैं चाहे राजस्थान चली जाऊं या पश्चिम बंगाल, दिल्ली चली जाऊं या मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि मानो इतना प्यार और इतना सम्मान। मैं दावे से कह सकती हूं कि अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को भी इंडस्ट्री में प्यार मिलता है तो मुझे मिलता है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना तो परेश रावल ने कसा तंज। बता दें, गुजरात के बनासकांठा के एक चुनाव रैली के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम खुद शहंशाह हैं और मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। वह महलों में रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। प्रियंका गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब प्रियंका के इस बयान पर बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने तंज कसा है। बता दें, परेश रावल भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके और बीजेपी पार्टी के राजनेता हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली में कहा था कि पीएम मेरे भाई को शहजादा कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि वह शहजादे आपकी समस्या सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक चले और आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी वह महलों में रहते हैं। क्या आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, धूल का एक दाग नहीं, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा। वह आपकी मेहनत, आपकी खेती को कैसे समझेंगे? प्रियंका गांधी के इस बयान पर परेश रावल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लो, अब मोदी जी के साफ सुथरे रहने से भी दिक्कत है, कमाल की दिमागी गंदगी है।